बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे फीडबैक इनहिबिशन के बारे में एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स के बारे में। ठीक है। सो बेसिकली द एक्टिविटी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एंजाइम इन अ सेल इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है। अब सेल के अंदर एंजाइम की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं ना, उन सबको कंट्रोल कर रहा होता है फीडबैक इनहिबिशन। अच्छा, अब ये फीडबैक इनहिबिशन क्या है? इसको हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। ओके, सो दिस इज द फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है। फीडबैक इनहिबिशन के दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव फीडबैक इनहिबिशन एंड नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है। अब बेसिकली पॉजिटिव फीडबैक इनहिबिशन में क्या होता है कि सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल। ठीक है। ये बेसिकली क्या है? ब्लड वेसल है और यहाँ पे क्या हो गया? रप्चर हो गया। ठीक है ना, ब्लड वेसल यहाँ पे क्या हो गई? रप्चर हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक सुराख बन गया। तो हमारे ब्लड के अंदर बेसिकली कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्लेटिलेट्स। ठीक है। अब ये प्लेटिलेट्स जो है ना, यहाँ पे कुछ प्लेटिलेट्स आके जमा हो जाएंगे। ठीक है। फिर यही प्लेटिलेट्स कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे। इन केमिकल से होगा क्या कि और प्लेटिलेट्स आ जाएंगे और यहाँ पे जमा हो जाएंगे। ठीक है। फिर जमा हो के क्या होगा कि ये जो सुराख है ये बेसिकली बंद हो जाएगा और खून बहना बंद हो जाएगा। ठीक है। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी वजह से और सब्सटेंसेस आ गए। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव फीडबैक इनहिबिशन। और नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन में क्या होता है कि सपोज दिस इज एंजाइम एंड दिस इज अ सबस्ट्रेट। ठीक है। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि सबस्ट्रेट जो है ना, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। ठीक है ना। अब बेसिकली प्रोडक्ट बनते चले जा रहे हैं, प्रोडक्ट बनते चले जा रहे हैं और इतने ज्यादा प्रोडक्ट हो गए हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ना अभी यूटिलाइज भी नहीं हुए हैं। ठीक है। और इन प्रोडक्ट की अभी हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो यही प्रोडक्ट क्या करेंगे, इस एंजाइम के पास जाएंगे और ये जो एलोस्टेरिक साइड है ना, यहाँ पे बाइंड करेंगे और इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। ठीक है। और इसकी एक्टिव साइड की शेप जो है उसको भी चेंज कर देंगे ताकि सबस्ट्रेट जो है यहाँ पे बाइंड ना कर पाए। ठीक है। सो दिस इज द नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन, जिसमें अपना ही प्रोडक्ट, ठीक है ना, वो अपनी प्रोडक्शन को स्टॉप कर रहा है। ठीक है। ये प्रोडक्ट कह रहा है कि भाई मुझे पहले इस्तेमाल होने दो, उसके बाद फिर मुझे बनाना। ठीक है। नाउ सपोज दिस इज अ पेप्सिन। ओके, ये पेप्सिन एंजाइम है एंड सबस्ट्रेट इज अ प्रोटीन एंड प्रोडक्ट इज द अमाइनो एसिड। ठीक है। अब अमाइनो एसिड जो है ना, ये अभी यूटिलाइज ही नहीं हुआ। ठीक है ना, अभी इसकी जरूरत भी नहीं है। तो यही अमाइनो एसिड एलोस्टेरिक साइड के ऊपर बाइंड होगा। ठीक है। और अपनी ही प्रोडक्शन को कम करेगा। ठीक है। सो दिस इज द नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। एंड पॉजिटिव में क्या हुआ? यही प्लेटिलेट्स जो है ना, अपनी ही प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, और इस साइड के ऊपर आके ज्यादा से ज्यादा बाइंड हो रहे हैं। ठीक। सो अच्छा, फीडबैक इनहिबिशन जो है ना, इट इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म। ठीक है ना, ये एक किस्म का बायोलॉजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म है वेयर द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय इट्स ओन प्रोडक्ट। ठीक है ना, अब ये प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट ही अपने एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। इट इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है ना, इसी को हम फीडबैक इनहिबिशन कह रहे हैं। अच्छा, ये बेसिकली रिवर्सिबल है एंड इट इज नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। ठीक है ना, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन का जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज द फीडबैक इनहिबिशन। सो दिस इज द रिवर्सिबल। ठीक है। अब क्या होगा कि अगर ये तमाम अमाइनो एसिड जो है, ये प्रोडक्ट जो है, अगर यूटिलाइज हो जाएंगे तो अब हमें इन प्रोडक्ट की जरूरत है। फिर क्या होगा? ये जो अमाइनो एसिड जहां इस एलोस्टेरिक साइड के ऊपर बाइंड हुआ था ना, ये यहाँ से निकल जाएगा और दोबारा सबस्ट्रेट जो है ना, ये यहाँ पे बाइंड करेंगे और फिर से अमाइनो एसिड बनाएंगे। ओके, सो दिस इज अ रिवर्सिबल एंड टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक पाथवेज। ओके, जो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं उनमें ये इस्तेमाल होता है। इट यूजुअली अकर्स व्हेन द प्रोडक्ट इज इन हाई क्वांटिटी। ठीक है ना, अब प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में है। ठीक है ना, अब हमें प्रोडक्ट की जरूरत भी नहीं है। तो फिर क्या होगा? यही प्रोडक्ट ही एलोस्टेरिक साइड के ऊपर बाइंड करेगा और इसकी एक्टिविटी को क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा। ओके, substrate an enzyme once the product is consumed, the inhibition also reduced and form more product। ठीक है ना, अब जब प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा, उसके बाद ये जो इनहिबिशन है, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, ये स्टॉप हो जाएगा और एंजाइम जो है ना, उसके पास सबस्ट्रेट आके बाइंड होंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये तब होगा जब प्रोडक्ट कंज्यूम हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक।
मोस्ट एंजाइमेटिक पाथवेज आर आल्सो रेगुलेटेड बाय फीडबैक इनहिबिशन। जितने भी एंजाइम्स हैं ना, जितने भी एंजाइमेटिक पाथवे हैं, वो तमाम के तमाम फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू रेगुलेट होते हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए दिस इज द एंजाइम, ये एक एंजाइम है जिसको हम नेमिंग देते हैं एंजाइम नंबर 1। ओके, सो दिस इज द एंजाइम नंबर 2 एंड दिस इज द एंजाइम नंबर 3। ठीक है, अब ये जो है ना, ये है बेसिकली हमारा सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट आके बाइंड हुआ, ठीक है ना, और हमारे पास एक प्रोडक्ट बना, ठीक है ना, जिसको हम नाम दे रहे हैं P1 का। ठीक है, अब ये P1 जो है ना, ये फिर सपोज कीजिए इसका ही सबस्ट्रेट है। P1 एंजाइम नंबर 2 का क्या है, सबस्ट्रेट है। ठीक है ना, अब ये यहाँ पे बाइंड होगा P1 और फिर से क्या बनेगा, P2 बनेगा। ओके, P2 प्रोडक्ट बनेगा। अब P2 जो है ना, ये एंजाइम नंबर 3 का क्या है, सबस्ट्रेट है। ठीक है, अब P2 यहाँ पे बाइंड करेगा एंजाइम नंबर 3 पे और फाइनली हमारे पास P3 प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, सो P3 इज अ प्रोडक्ट। अब बात यह है कि अब इस P3 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ती चली जाएगी, ये यूं डिवाइड होता चला जाएगा, तो क्या होगा कि, और दूसरी बात इसकी हमें जरूरत भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये इस एंजाइम नंबर 1 पे जाएगा, इसकी जो एलोस्टेरिक साइड है यहाँ पे जाके बाइंड होगा और इस एंजाइम को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, P1 नहीं बनेगा। जब P1 नहीं बनेगा तो P2 नहीं बनेगा, P2 नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट 3 भी नहीं बनेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्ट नंबर 3 की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक, so this is also the feedback inhibition. Okay, but in these cases the end product of pathway binds to an allosteric side of the first enzyme of the pathway. ठीक है ना, ये जो पूरा पाथवे जो मैंने आपको बताया था ना, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाए तो ये एंजाइम नंबर 1 पे आके बाइंड होगा। ठीक, एंजाइम नंबर 1 पे आके, सो दिस बाइंडिंग शट डाउन द पाथवे। ठीक है ना, जैसे ये बाइंड होगा तो ये जो प्रोडक्ट का बनना है, P3 का बनना, वो शट डाउन हो जाएगा। ठीक, एंड नो मोर प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस। ठीक है ना, फिर कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। हम एंजाइम को क्लासिफाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है ना, हम उनको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, वो कौन कौन से रिएक्शन परफॉर्म करते हैं उनके बेसिस पे, या तो उनके सबस्ट्रेट के बेसिस पे। ठीक है ना, कि वो कौन से सबस्ट्रेट पे जाके एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट कम टू द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, सो फर्स्ट वी हैव द ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक, ऑक्सीडो रिडक्टेज, जहां पे लास्ट में ए आएगा, दैट इज द एंजाइम। ठीक है ना, ऑक्सीडो रिडक्टेज नाम से ही जाहिर हो रहा है ये एक ऐसा रिएक्शन परफॉर्म कराएंगे जिसमें ये ऑक्सीडेशन भी काज करेंगे और रिडक्शन भी काज करेंगे। सपोज this is the reactant A, this is the reactant B. ठीक, these are the reactants। और यहाँ पे एंजाइम जो है वो इस्तेमाल हुआ ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है ना, अब इस ऑक्सीडो रिडक्टेज ने क्या किया कि ए की करवा दी इसने ऑक्सीडेशन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और इसने बी की करवा दी रिडक्शन यानी कि नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीडेशन यानी कि यहाँ तो उसमें ऑक्सीजन को ऐड किया, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को निकाल दिया। ठीक है, और रिडक्शन में उसका अपोजिट होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडो रिडक्टेज यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एंजाइम एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन करवा रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल की रिडक्शन करवा रहा है। ओके, सो दिस इज द ऑक्सीडो रिडक्टेज। एंजाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। ठीक, अब इट्स एग्जांपल इज फेराडॉक्सिन। ठीक है ना, फेराडॉक्सिन क्या है, ये बेसिकली एक प्रोटीन है। सो ये ऑक्सीडो रिडक्टेज जो है ना, ये फेराडॉक्सिन की क्या करते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेशन। ओके, सो फेराडॉक्सिन इज अ प्रोटीन। ओके, देन वी हैव द ट्रांसफरेज। नाम से ही ये जाहिर है कि ये ट्रांसफरेज क्या करेंगे, किसी ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, सपोज दिस इज द एटीपी। ठीक है ना, एटीपी के पास कितने फॉस्फेट होते हैं, 3 फॉस्फेट होते हैं, फॉस्फेट नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, एंड देन वी हैव द ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट। इसके पास 6 कार्बन होते हैं, इसलिए हम इसको हेक्सोज भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एंजाइम इस्तेमाल हुआ ट्रांसफेरेज। ठीक है, अब इसने क्या किया कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, एक फॉस्फेट ग्रुप, इसने यूं ट्रांसफर कर दिया ग्लूकोज को। ठीक है, तो अब एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में और ग्लूकोज बन जाएगा ग्लूकोज
6 फॉस्फेट, ठीक है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसे 6 क्यों कहा? बेसिकली इसके पास 6 कार्बन है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। तो ये जो छठी कार्बन है ना, इस छठी कार्बन के ऊपर बेसिकली ये फॉस्फेट आके कंबाइन हो गया, इसलिए हम इसे कह रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी कि 6 कार्बन के ऊपर ग्लूकोज 6 कार्बन जो है ना ग्लूकोज का, उस पे फॉस्फेट कंबाइन हो गया, ठीक। सो कम टू द पॉइंट, ट्रांसफरेज। अब इसका एग्जांपल है ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम एटीपी टू हेक्सोज, हेक्सोज में ग्लूकोज आ जाता है, ठीक है ना। देन वी हैव द हाइड्रोलेस, ठीक है ना। अब हाइड्रोलेस ये एंजाइम क्या करेगा, हाइड्रो मीन्स वाटर, कि ये पानी को किसी मॉलिक्यूल में डालेगा और इस मॉलिक्यूल को तोड़ देगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं ओलिगोसेक्राइड्स की, ठीक है ना, ओलिगोसेक्राइड्स जो वो काफी सारे मोनोमर से बना हुआ होता है, ठीक है। अब हमने एंजाइम इस्तेमाल कर दिया हाइड्रोलेस, ठीक है, तो ये इसको तोड़ेगा और काफी सारे मोनोमर्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। इस मोनोमर में क्या नाम है, ग्लूकोज भी आ जाएगा, फ्रक्टोज भी आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं डायसेक्राइड की, तो डायसेक्राइड भी ओलिगोसेक्राइड के अंदर आ जाती है, ठीक है। जब डायसेक्राइड, अगर मैं सक्रोज की बात करूं तो सक्रोज टूटेगा इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है ना, बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोलेस एंजाइम। पानी डाल के इसने सक्रोज को तोड़ा इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ओके। सो दीज आर द डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है ना, ये डाइजेस्ट करते हैं, तोड़ते हैं, रेस्पॉन्सिबल टू ब्रेक द बॉन्ड बाय वाटर, पानी से ये बॉन्ड तोड़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया कन्वर्जन ऑफ ओलिगोमर्स टू मोनोमर्स, ठीक है ना। ओलिगोमर्स जैसे अगर मैं डायसेक्रेट की बात करूं सक्रोज, इनके मोनोमर्स क्या होंगे, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ओके। देन वी हैव द लाइएस। अब इन लाइएस का भी काम तोड़ना होता है, ठीक है ना, लेकिन ये पानी डाल के तोड़ते नहीं है, ठीक है ना। ये विदाउट हाइड्रोलाइसिस जो है ना, ये कुछ स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, उन कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ता है, ठीक है ना। सो दीज एंजाइम कैटालाइज द ब्रेकडाउन of specific covalent bond and removal of group without hydrolysis, ठीक है ना। ये लाइएस क्या करेगा, ये एक पार्टिकुलर ग्रुप को भी रिमूव कर देगा, ग्रुप जैसे फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ठीक है ना, एसिटाइल ग्रुप हो गया, ठीक है ना, किसी मॉलिक्यूल में से ग्रुप को भी रिमूव करेगा और इस मॉलिक्यूल के अंदर कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, उन कोवेलेंट बॉन्ड्स को भी ये तोड़ेगा, ठीक। देन वी हैव द आइसोमरेज, ठीक है ना। अब आइसोमराइजेशन आपको पता होना चाहिए। आइसोमराइजेशन हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ना दो मॉलिक्यूल्स का वो सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है ना वो मुख्तलिफ हो। अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की एंड फ्रक्टोज की, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है, C6H12O6, दोनों का सेम ही है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब ये बेसिकली एंजाइम क्या करते हैं, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर जो है ना वो एटम्स की कुछ रीअरेंजमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। यानी कि एटम्स को इधर उधर कर देते हैं और स्ट्रक्चर जो है ना उसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ना वो सेम ही रहेगा। जैसे अगर मैं बात करूं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो गया इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम फोस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, ओके, यहाँ पे आइसोमरेज आएगा। ये फोस्फोहेक्सोज आइसोमरेज ने क्या किया कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। और ये जो प्रोसेस होता है ना ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर होता है, ठीक है ना। ग्लाइकोलाइसिस में चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपको पढ़ाऊंगा। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। तो इस पाथवे के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज टूटता है, ठीक है ना। ये बहुत लंबा सा पाथवे मैं आपको चैप्टर नंबर 4 में कराऊंगा, ठीक। देन वी हैव द लाइगेस। लाइगेस को हम सिंथेटेज भी कहते हैं, ठीक है ना, नाम से ही जाहिर है अब ये किसी की सिंथेसिस कराएगा, ठीक है ना। जैसे सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है ना, डीएनए एंड आरएनए की सिंथेसिस, ठीक है ना। डीएनए की सिंथेसिस होगी बाय डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए की सिंथेसिस होगी बाय आरएनए पॉलीमरेज। काफी सारे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड मिलके डीएनए बनाएंगे और काफी सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड मिलके आरएनए बनाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम बेस्ड अपॉन सबस्ट्रेट, कि वो कौन से सबस्ट्रेट के ऊपर बाइंड करते हैं, उस सबस्ट्रेट के हिसाब से उनका नेम बनाया गया है, ठीक है। जैसे प्रोटीएज, अब ये प्रोटीएज नाम से ही जाहिर है ये प्रोटीन को तोड़ेगा, ठीक है, ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा और इन एंजाइम के नाम है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ठीक है ना, और भी बहुत सारे जैसे इलास्टेज हो गया, ठीक है ना,
वगैरह वगैरह। देन वी हैव द लाइपेज, नाम से ही जाहिर है ये लिपिड के ऊपर एक्ट करेगा और लिपिड को तोड़ेगा, ठीक है ना। ये बेसिकली फैट को तोड़ेगा, फैट इज अ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, ओके। और ये फैट को तोड़ेगा इनटू ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स, ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा। देन वी हैव द ग्लाइकोसाइडेज, नाम से ही जाहिर है ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे, ठीक। सो ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट करते हैं और इनके एग्जांपल हैं अमाइलेज। अमाइलेज जो है ये अमाइलोज के ऊपर एक्ट करेगा, अमाइलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, और इसको तोड़ेगा और कन्वर्ट करेगा इनटू माल्टोज, ठीक है ना। माल्टोज जो है ये 2 ग्लूकोज से बना हुआ होता है, ओके। देन वी हैव द सेल्यूलेज, ये सेल्यूलोज को तोड़ेगा। देन वी हैव द माल्टेज, ये माल्टोज को तोड़ेगा। देन वी हैव द सक्रेज, ये सक्रोज को तोड़ेगा। एंड लैक्टेज, लैक्टोज को तोड़ेगा, ठीक। देन वी हैव द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या करेंगे, ये न्यूक्लिक एसिड के ऊपर एक्ट करेंगे और न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड के अंदर तोड़ेंगे, ठीक है। लाइक आरएनएस, ये आरएनए को तोड़ेगा। डीएनएस, ये डीएनए को तोड़ेगा। एटीपेज, ये एटीपी को तोड़ेगा,